हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग बिहार एसएससी जीके का क्लास नंबर 34। इससे पहले मैंने क्लास 1 से लेके क्लास 33 तक के सबसे सिलेक्टेड और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप जाइए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट का नाम है बिहार एसएससी जीके 2025। वहाँ जाके आप 1 से लेके 33 तक के सबसे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ लीजिए। यकीन मानिए कि आपका जीके बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और आपका जीके पर पकड़ होने लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, मौर्योत्तर काल। इससे पहले मैंने मौर्य काल पूरा शुरू से लेके और अंत तक सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। अगर उन्हें देखे हैं तो आप जाइए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं क्लास नंबर 34। आज हम देखेंगे हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यकीन मानिए कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए देखते हैं मौर्योत्तर काल। इसमें हम लोग देखेंगे शुंग वंश को, कण्व वंश को और सातवाहन वंश को। ठीक है, सभी को देखेंगे बारी बारी से। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, मौर्योत्तर काल के साम्राज्य को ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, मौर्योत्तर काल के साम्राज्य जितने भी साम्राज्य थे, है ना, उसको ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार के एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। आगे और देखते हैं आगे। सबसे पहला काल है शुंग वंश। ठीक है, चलिए देखते हैं शुंग वंश के बारे में सब कुछ। चलिए देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की नींव रखी। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जाति का था। ठीक है, इसीलिए इसको ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे, शुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी, है ना। कहाँ थी? तो विदिशा में थी। विदिशा एक राजधानी थी। ठीक है, शुंग वंश के शासकों की। आगे, पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किया। इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेघ यज्ञ कराए थे। ठीक है, पुष्यमित्र सिंह ने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे, है ना। और यह यज्ञ को पतंजलि ने करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग के समय 2 विदेशी आक्रमण हुए। पहला आक्रमण डेमेट्रियस ने किया था, है ना। सेकेंड आक्रमण जो किया था वो किया था मिनांडर ने किया था। ठीक है, ये दोनों आक्रमणकारी थे विदेशी। ठीक है, चलिए किसके समय में? तो शुंग वंश के शासनकाल में, है ना। किसके समय में? पुष्यमित्र शुंग के समय में। आगे नोट, पुष्यमित्र शुंग ने दोनों विदेशी आक्रमणकारियों को हरा दिया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है। चलिए देखते हैं। भरूत स्तूप। भरूत स्तूप ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। का निर्माण किसने कराया था? तो उस समय तो शुंग ने करवाया था। ठीक है, भरूत स्तूप का निर्माण। चलिए आगे देखते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध पर कण्व वंश की स्थापना कर दी। देखिए, शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे देवभूति, इसको मारकर, है ना, वासुदेव ने मार दिया था और वासुदेव ने ही, है ना, मगध पर कण्व वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कण्व वंश के बारे में। चलिए, ये बहुत ही छोटा वंश था, इसीलिए इसका ज़्यादा डीपली आपको नॉलेज नहीं रखना है। ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से आप में वही देख लेती है। चलिए देखते हैं। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। जो कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव ने की थी। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा था। चलिए, इसकी हत्या उसके मंत्री सिमुक ने कर दिया और सातवाहन वंश की स्थापना कर दिया। देखिए, जो कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा, है ना, इसकी हत्या उसके मंत्री ही नहीं कर दिया, जिसका नाम था सिमुक, ने कर दिया और सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सातवाहन वंश के बारे में। ठीक है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं। चल देखते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। ठीक है, सुशर्मा को मारकर। आगे, सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान, जो कि गोदावरी नदी के किनारे थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान थी, जो गोदावरी नदी के किनारे है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे, वो इसमें देखिए। चलिए पहला है इसमें सिमुक, उसके बाद है सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी और यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, ये सब सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे। ठीक है, चलिए कुछ आगे देखते हैं इसके पॉइंट को और समझते हैं। सातवाहन वंश के राजाओं ने चांदी, तांबे, सीसा और कांसे की मुद्राएं जारी की। ठीक है, लेकिन सातवाहन वंश के राजाओं ने सर्वाधिक सीसा की मुद्राएं ढलवाए थे। ये भी याद रखिएगा,
कि सातवाहन वंश में सबसे ज़्यादा है ना जो मुद्राएं जारी हुआ था वो सीसा का ही था। ठीक है, चलिए आगे, यानी कि सीसा धातु का। आगे, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन वंश के शासक ने ही सर्वप्रथम किया था, है ना। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रक्रिया का प्रारंभ सबसे पहले कौन से शासक ने किया था? तो ये किया था सातवाहन शासकों ने। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिदान का सर्व प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख से मिलता है। अब देखते हैं आगे और यहाँ समझते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए ये सारा अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जुड़ जाइए। आगे, सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी और इसकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, किसकी? तो सातवाहन वंश, सातवाहनों के। चलिए आगे, सातवाहन राजकुल पितृपत्रात्मक था, है ना। जो सातवाहन राजकुल था वो क्या था? पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी उसके पुत्र होते थे। ठीक है, याद रखिएगा, सातवाहन का जो राजकुल था वो क्या था? तो पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। ठीक है, आगे, सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा। ठीक है, सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम किसको सौंपा? तो गौलमिक को सौंपा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गौलमिक होता क्या है। आगे देखिए, जो गौलमिक था एक सैनिक टुकड़ी, गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, है ना, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। ठीक है, ये किसमें होते थे? तो गौलमिक के सेना में होता थे। ठीक है, गौलमिक के सेना में। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से, कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं का निर्माण, अमरावती कला का विकास सातवाहन वंशों के राजाओं ने करवाया था। ये भी याद रखेगा, कार्ले का चैत्य, उसके अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, अमरावती का कला विकास, ये सब सातवाहन वंश के शासकों ने ही करवाया था। ठीक है, आगे, सातवाहन वंश के सभी शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे, है ना। सातवाहन वंश के जितने भी शासक हुए उसे दक्षिण पथ के स्वामी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन राज ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। ठीक है, किसने किया था? तो सातवाहन राज्य के शासकों ने किया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका है ना मौर्योत्तर काल समाप्त हुआ, है ना। हम लोग ने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया है। ठीक है, जिसमें हम लोग देखे सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश, कनुम वंश और सातवाहन वंश, इसमें यही इंपॉर्टेंट था, है ना। आज ये टॉपिक समाप्त यहीं होता है ना। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमसे जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।